बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, खुश रहने दें, पॉजिटिव रहें। जितना मुस्बत रहेंगे आप, मुस्बत वाइब्स आपको इर्द गिर्द से भी वो तमाम चीज़ें मुस्बत ही लगेगी। जो हमें लगता है ना फलां हमें ऐसे देख रहा है, फलां हमें ऐसे देख रहा है, जब आप अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ सब अच्छा होगा। इसी नोट पे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों के साथ, और 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है, आगोश प्रोग्राम, जिसके तहत ये किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो स्पेशली वो इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं कि उसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचे। तो क्या किया जा रहा है जी, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है नादरा के साथ एक MOU साइन किया गया है, उसको बगैर फीस के यकीनी बना दिया गया है कि वो बिल्कुल फ्री आप जी तस्दीक करा ले। पहले इसके ऑब्वियसली पैसे लिए जाते होंगे, बट ये करने का मकसद क्या है, इससे प्रॉपर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के हवाले से ही ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। माँ की सेहत को भी यकीनी बनाया जाएगा, बच्चों के हिफाजती टीका जात का कार्ड भी होगा, और माहाना माँ को जो है वो एक अमाउंट दी जाएगी। हम आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बच्चे की पैदाइश के साथ ही यकीनी बनानी है। एक तो बच्चे को बर्थ के फ़ौरन बाद जो इंजेक्शन लगता है, अगर किसी भी सेंटर में आपके बच्चे की पैदाइश हुई है या इसके अलावा करीबी अस्पताल में हुई है, तो यकीनी बनाएं जो फौरी तौर पर हिफाजती टीका लगता है उसी टाइम पे बच्चों का ना हिफाजती टीकों का कार्ड बन जाता है। तो वो यकीनी बनाएं जब जब टर्न आए बच्चे के हिफाजती टीके की, उस पर सारा मेंशन किया होता है कि 3 महीने बाद कब लगना है, 6ठे महीने में कौन सा लगना है। तो ये चीज़ें यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चों की ज़िंदगी के सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और अली साही साहब। आमिर रज़ा खान साहब, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? देखिए, बड़ा अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से कहा गया है कि जैसे ही आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, एक तो पहले वो फ्री बनेगा, जिसकी पहले 200-250 रुपये फीस हुआ करती थी, वो चले उसको माफ़ कर दिया, ठीक किया। और उसके बाद जैसे ही सर्टिफिकेट बनेगा तो माँ को 5000 रुपये का बच्चे के लिए वजीफा लग जाए। ये यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे नहीं, ना? बर्थ सर्टिफिकेट तो नादरा से ही बनते हैं। अच्छा, आपको हॉस्पिटल से पर्ची लगानी पड़ती है। वो पैदाइशी जो पर्ची बनती है, जो फॉर्म बनता है, वो फिल होता है जहाँ पे हॉस्पिटल है या जहाँ भी। ठीक है। अब अगर उसके बाद आप नादरा में आप बनवाएं और उसको फिर रजिस्टर करवाना पड़ता है यूनियन काउंसिल। ठीक है, क्योंकि आप इस यूनियन काउंसिल के रहने वाले हैं, और आपका साथ ही 5000 रुपये, और इसके साथ साथ अगर आप हिफाजती टीकों का कोर्स कराते हैं तो 4000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 9000 टोटल मिलेगा। ये 5000 तो आपको कुछ अरसे के लिए वो मुस्तकिल दे रहे हैं लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसके 4000 एक्स्ट्रा देंगे। और क्या चाहिए भाई आपको? ये है वो बुनियादी सहूलतें जो देनी चाहिए, और इस पे काम नहीं, वी रियली अप्रिशिएट सीएम साहिबा के इक़दाम। तरक्की याफ्ता ममालिक में यही चीज़ें चलती हैं ना कि जैसे ही बच्चा होता है तो गवर्नमेंट उसकी हेल्थ के हवाले से बड़ी कॉन्शियस हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इसमें एक तो आप सिस्टम में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद साल जो है वो तारीख पैदाइश सर मैं परेशान होती हूँ कि बहुत सारे लोग एक्चुअली पढ़े लिखे लोग जिनसे बातचीत हो तो पता चलता है उन्होंने बच्चों के फास्ट टीके नहीं लगवाए, बच्चा रोएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते। और यहाँ पे तो एक कल्चर चल रहा है कि ऐसे लोगों को खुद टीके की जरूरत है। टीके की जरूरत है। ये कल्चर चल रहा है बड़ा पुराना कि 1-2 साल आपने उम्र कम लिखवानी है सर्टिफिकेट में, लेकिन ये जब सिस्टम आएगा तो फिर प्रॉपरली आपकी चीज़ें जो है इंटीग्रेटेड होती हैं, नादरा के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा ये सारा सिस्टम। जैसे ही बच्चे की बर्थ होगी, जब आप इसमें आपको ये सारी हेल्प मिलेगी फिनंशियल की सूरत में या दीगर जो भी सहूलियात दी जाएंगी, तो आपका सारा डाटा अपडेट होता जाएगा। किसी जगह पे आपकी फेक एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैनुअल तो हो सकती थी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ऐसे हालात से दो चार है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का मसला बना है। आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट आते रहते, तो उनसे पूछिएगा जरा, मेल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यहाँ बच्चों को खुराक नहीं मिलती। बच्चों के लिए बड़ा टफ टाइम होता है। ये तो आप तो माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है उनको तो ये 5000 रुपए या 4000 रुपए मेरा ख्याल है इंजेक्शन का ब्लेसिंग है, उनके लिए ब्लेसिंग है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो जब इंजेक्शन लगवाए तो बच्चे को बुखार हो जाता है। अब डॉक्टर के पास जाए तो वो आपको पैनाडोल सिरप लिख के देने का 500 रुपए ले लें। बिल्कुल ऐसे। गुर्बत इस हद तक है। कल मैं एक सोशल मीडिया पर स्टोरी देख रहा था, एक रिक्शा ड्राइवर था, उसको पूछ रहा था कितने कमा लेते हो, कहता था 1000-1500 में कमा लेता हूँ।
लेकिन उससे जो अगली उसने बात बताई कि उसने कहा 5 साल हो गए हैं ना मैंने अपने बच्चों को कपड़े खरीद के दिए, ना अपने कपड़े लिए, ना अपनी बेगम को कपड़े लिए। हकीकत है ये, मैंने सिर्फ साहिब घर साहब, का उससे इनकार खाना, नहीं है। बच्चों के स्कूल की फीस और घर का किराया पूरा होता है। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी आसाइश है कि अगर मैं कोई कपड़ा खरीद लूँ, तो लोगों के तो ये मसाइल नहीं तो हैं। फिर ऐसे हालात में जैसे वो रिक्शा ड्राइवर है, सो हम अप्रिशिएट करते हैं सीएम साहिबा के इन इकदामात को कि आप अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मैं साहिब साहब की बात से कहता हूँ जो बेघर अफराद हैं उनके लिए घर होना बड़ा जरूरी है। चाहे आप वो आशियाना फ्लैट्स बन अच्छा रहे थे है जो ये भी है। चीजें, बट मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं तो आमिर भाई इसमें ना अभी पेचीदगियां बहुत हैं, इनको आसान नहीं हमारे बनाया गया। धोखे दहियाँ बहुत हैं। हम Agree. कल मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ बात सुना रहा था, कहता है मेरा एक दोस्त है वो जैली गरीब है। मैं कहा जैली गरीब क्यों है? कहता है जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वो लेता है। अल्लाह अल्लाह ताला रहम करे। बट आपने अगले जहां ये जो भी जाना है। मरियम का वो रमजान सपोर्ट पैकेज आया था उसके पैसे उसने लिए। माशाल्लाह। उसने अपने आप को जैली गरीब रजिस्टर्ड कराया हुआ गरीब। वो कहता है जी साडा ही पैसा है। इंतहाई अब अफसोसनाक ये सोच चेक करें सिर्फ वो उसकी। यही कह रहे हो, ये तो फिर इंतहाई अफसोसनाक और चीजें तो इस तरह की लें चीजें जी, जो हैं इससे बचने के अगर लिए- बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के बाद बुखार होगा तो प्लीज इससे परेशान ना हो जी। वहां से आपको कह के भेजते हैं कि आप हर 4 घंटे बाद पैनाडोल सिरप दे दें और इसने क्या करना है आइसिंग कर लें बस। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको गवर्नमेंट इतनी आसानी दे रही है कि आप इंजेक्शन लगवाएंगे अपने बच्चे की सेहत के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलेंगे। चलें जी, ज़रूरी चीज़ें इसलिए आपके साथ हमने शेयर की हैं और बताया कि जी इससे आपको फ़ायदा बच्चे को तो पहुँचेगा। चलें जी, आपको आपकी जेब में पैसे भी आ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छी खबर है जी तलबा के लिए, तो फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आमिर भाई? कभी सहाफियों के लिए तो कोई अच्छी खबर आई नहीं है। हाँ आनी चाहिए ना, हम आई थी इंतजार निगरान दौर में अच्छी खबर, लेकिन वो हमें रास सियासत नहीं की आई। नजर उसको पूरा नहीं होने दिया ना। सियासत की नजर होगी। सही बात है, ये निगरान सही कहा गवर्नमेंट के साहिब। बाद सब दी मां आ गई थे, फिर साफियां दी मां निकल गई। मतलब सीधी गल है, सानू नहीं मिले। लेकिन चले तलबा अभी ने तक तो वो- हाँ वही साहब, है। इसमें मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहब का इतना कसूर नहीं होगा जितना हमारा अपनी कम्युनिटी का कसूर है। और हमने सिर्फ अपनी तख्ती लगाने के लिए सारा मंसूबा सबोताज किया और अब तक जो हम ये गंदा ही लफ्ज़ है जलालत खट रहे हैं। हमें अब ये पता ही नहीं कि हमारे प्लाट हमें कहाँ मिले। यार भाई, ये आपने रक्शे वाले की बात सुनी थी कि मुझे मेरे पास घर नहीं है? किसने सुनाई अभी हमें? साई साहब ने। और मैंने ये कहा कि यार घर बड़ा जरूरी है, चाहे आप उसमें क्वार्टर दे आमिर दें। भाई, मैंने अपने कैमरामैन भाई जो है अल्लाह ताला सब इनकी किराएदार आंखों में को। इतनी उम्मीद देखी थी ना इस चीज़ से। तो चलें जी, बात और तरफ जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मजीद इस पे लाजमी कुछ ना कुछ सीएम साहिबा को, अज़मा बुखारी साहिबा को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने घरों की उम्मीद हो गई थी। हमारे अपने ऑफिस में जितने हमारे कलीग्स हैं, जितने कैमरामैन भाई हैं, जितने रिपोर्टर्स हैं, सब लोग इस चीज़ पर बड़ा खुश थे। तो लाजमी कुछ होना चाहिए। आज ही अब जी तलबा के लिए, जिनके लिए अच्छी खबर है, पंजाब हुकूमत ने स्टूडेंट कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया है। सीएम साहिबा की जानिब से स्कॉलरशिप के लिए हवाले से भी परसों शायद तकरीब थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम रिपीट कर रहे हैं अपनी लैपटॉप स्कीम को भी, और तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़बरदस्त है। और उन्होंने कहा कि जी हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अलावा अब दूसरे ज़िला भी कह रहे हैं कि जी हमारे लिए भी कुछ करें, तो हम उनके लिए भी करें, ज़रूर करें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट फिर आपको हर तबके का ख्याल रखना है आमिर भाई। हाँ बिल्कुल, पहले अपने तबके का ख्याल रखें, पहले पंजाब के लोगों का ख्याल रख लें, उसके बाद हम बाहर भी चले जाएंगे। पहले रख तो लें। ये ना हो कि जैसे आपके चचा ने किया था कि वहाँ पे कम नंबर लेने वाला दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में लेता है और यहाँ ज़्यादा नंबर लेने वाला उसको कहा जाता है सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी में आप, क्योंकि हमने कोटे पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के लड़के रख लिए, जो कि एक एक कंपार्टमेंट वाले भी हैं, वो भी रख लिए। आपके क्योंकि नंबर ज़्यादा भी हैं लेकिन आप पंजाबी हैं, तो आपको नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। यही हुआ। फिर उसके बाद आप देख लें रोज क्लैश उसके होता है। जो अब रिजल्ट मैं ये बात इस बात से लिंक्ड नहीं है, लेकिन इस मेरे अपने अंदर का गुस्सा है, जरूर बताऊंगा। नहीं, मैं ये चीजें जरूर आप जब बीइंग जिक्र कर रहे हो पंजाबी हूँ, मैं तो ये बात कहूंगा कि मेरे बच्चे का हक आप कैसे दूसरे बच्चे को दे सकते हैं, पंजाब का पैसा आप कैसे दूसरे सूबे पे लुटा सकते हैं? ना लुटाएं भाई। और नहीं भाई साहब, ये इस बच्चे को तो दें। चलें अब गुस्सा गिला छोड़ दें, तलबा को मुख्तलिफ जगहों पर डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा इसमें सा आप बड़ी मशहूर कहावत है जी कि एन एप्पल विद एन एप्पल एंड बनाना विद ए बनाना। ये जो आपने प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए भी वही चीज़ रखी है जो आपने सरकारी स्कूल के लिए रखी है, यानी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए रखी है कि वही स्कॉलरशिप कार्ड होएगा। जीतेगा कौन? प्राइवेट स्कूल कॉलेज के बच्चे जीतेंगे, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल कॉलेज में तो वसूलियात ही नहीं है। होना ये चाहिए था कि आप इसमें कंपटीशन बनाते सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस के लिए, ताकि वहां पर कंपटीशन का माहौल बनता। हमें
वहाँ के वीसीज, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के उस्तानियाँ मेहनत करती कि हमारे स्कूल का बच्चा, उनका नाम बनता। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स के बच्चे हैं उनकी जाकर जरा सहूलियात चेक करें कि उनके पास एयर कंडीशन कमरे, क्या एयर कंडीशन वाशरूम है, उनकी फीसें भी तो चेक करें, और उनकी फीसें भी चेक करें। अफोर्ड करते हैं ना वो लोग। तो अगर आप स्कॉलरशिप ही देना चाहते हैं तो सरकारियों को क्यों नहीं देते हैं, आप प्राइवेट वालों को क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें हमारे सरकारी, मेरे जैसे सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी उस कंपटीशन में नहीं जाएगा। उनका कोटा मुख्तस किया होगा? नहीं होगा कोटा, ये तो लिखा नहीं हुआ ना। अगर होता तो लिख देते कि इतना सरकारी स्कूल। देखें गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी, बाकी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियां दुकानें हैं, वहाँ पे अच्छा खासा क्लाइंट से बिजनेस लिया जाता है, जो भी स्टूडेंट है अच्छी तालीम भी दी जा रही है, हफ्तावार कोई ना कोई प्रोग्राम रखा होता है जिसमें। लेकिन आप एक सरकारी टाट वाले स्कूल के बच्चे का मुकाबला अगर आप एक बहुत जबरदस्त कुछ 40-50 हज़ार रुपये फीस वाले स्कूल के साथ करना चाहेंगे तो टाट वाला तो हार जाएगा ना। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, आप टाट वालों का मुकाबला टाट वालों के साथ, चले बेंच वालों के साथ कर दें तो मेरा हाल कंपटीशन बन सकता है। और हमारे गांव देहात कस्बात में भी ऐसे बच्चे आ सकते हैं जिनको हम स्कॉलरशिप पे बाहर भिजवा सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ गैर सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी। देखिए सरकारी स्कूलों में ज्यादातर वही बच्चे जाते हैं जिनके पास सहूलियात नहीं। आपके सड़ियाँ क्या फेंकी आप? मतलब आप अगर चाहती है कि ना बोला करूँ तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता मैं। आप और साइसा प्रोग्राम कर ले, मैं चला जाता हूँ। ना बोला करो। नहीं, इस तरह की क्या ना बोला करो, मैंने हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ, मैं साई की तरह, मैं भी सरकारी स्कूल पढ़ा हुआ, मैं भी सरकारी स्कूल पढ़ा, या आपकी तरह पैम्पर्ड बेबी नहीं था। तो मुझे तो ख्याल आता है ना कि भाई मैं जिस स्कूल में पढ़ता था। माजरत, पर्सनल अटैक ना करें। मैं कह रही हूँ जो अच्छी चीज है उसको अच्छा मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई नहीं, आपको मैंने अमीर कहा है भाई, मैंने या तो आपको गरीब कहा। इसमें एक चीज देखें ना भाई साहब कि वो जो टाट वाला स्कूल है या बेंच वाला स्कूल है, वहाँ पे सारे वो लगाते हैं जिनके पास सकत नहीं है, उन्हें स्कूल में ही पढ़ना है। और बदकिस्मती से टीचर्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मेरिट को बीट करके आगे आना है ना। अभी भी होते हैं सही साहब ना, पढ़े लिखे टीचर होते हैं जो सरकारी हैं। आप प्राइवेट स्कूल्स के देख लें, उनके जो टीचर्स हैं उस तरह नहीं है जिस तरह सरकारी स्कूल में एक मेरिट, एक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर ही जिसने होना है वो आएगा। तो मसला ये है कि वो टीचर्स मेहनत नहीं करते, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। किसी के हेडमास्टर के साथ सेटिंग है, किसी के ऊपर सीईओ के साथ सेटिंग होगी, किसी के साथ। मैंने खुद वो स्कूल देखे हैं जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है और बच्चे कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ते हैं, टीचर सारा दिन सोते हैं, फिर बच्चे जो पढ़ते हैं वो आपको पता ही क्या पढ़ते हैं। मसला ये है कि अगर आपने फैसिलिटेट करना है तो गरीब लोगों को करें, उनको स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है, उनके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, मैं इस फीस के पैसे नहीं है। डिसएग्री बिल्कुल नहीं करनी, होनी चाहिए। मतलब वो बच्चे हमने देखा दूर दराज अमीर लोगों के बच्चे जो हैं उनको तो वैसे उन्होंने बड़े कॉलेजेस में जाना है, उनके अगर स्टैंडर्ड हाई हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी वहाँ पे मिल जाती है। दानिश स्कूल की मिसाल हमारे सामने है। बिल्कुल, दानिश स्कूल एक आधी है ना, दो मिसालें होंगी, बनाने चाहिए। दानिश स्कूल जैसे स्कूल बनने चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज का हाल ये है, मैंने भुगती हुई भाई, मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ कि कहा गया मेरी मिसेस से कि एक नंबर दे दो, ये स्टूडेंट नहीं हमारा क्लाइंट है। उसने इनकार किया, उन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगी, एक नंबर नहीं दूंगी। और उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कहा कि भाई आप छोड़ दे, फिर आप हमारे क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते, ये क्लाइंट है स्टूडेंट। खुदा का आप मुझे ये सिर्फ एक बात बताएं, अगर आप इस तरह से तालीम देना चाहते हैं अच्छी, मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी भी हैं, बहुत नामवर भी हैं, और उन्होंने बहुत काम किया। अगर वो ना होते तो शायद हमारे बच्चे आज बाहर घूम फिर रहे होते। लेकिन जब आप कंपटीशन में लेकर आएंगे, जब स्कॉलरशिप के लिए लेकर आएंगे, तो आपको सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को जिस तरह की सहूलियात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देना चाहिए। प्राइवेट वालों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो कोचेज हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनके पास जो सहूलियात हैं, उस तरह की सहूलियात आप सरकारी स्कूलों में दें, उसके बाद आप कंपटीशन करवा लें। आप देखें ना, एक चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का यही डिफरेंस है कि वो बचपन से लेके बच्चे को तैयार करते हैं, और फिर जिस तरह वो प्लेयर बनते हैं वो देखें कभी भी पीछे नहीं। खेलों में हमारे प्लेयर एक मैच में चलते हैं, 10 में फेल इसीलिए होते हैं कि उनको उस तरह की कोचिंग नहीं है, उस तरह की ट्रेनिंग। उनका एक स्विमर फिलिप्स जो है वो 9 गोल्ड मेडल ले जाता है, 7 गोल्ड मेडल शायद, तो हमारी पूरे जत्था जो है वो एक गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सकता। बिल्कुल, आपने फर्क देख लेंगे। चलें जी, लेस्को की तरफ चलते हैं। मीटर रीडिंग के लिए 15 करोड़ के मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे, क्या ही बात है। और फिर बिजली चोरी पकड़ने में भी इससे मदद मिलेगी। रीडिंग के मुताबिक बिलिंग होने से सार्फिन की शिकायत का अजाला हो जाएगा।
खो ही ना जाए। अभी भी मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो पिक्चर ले रहे होते हैं और मोबाइल फोन से सारी पिक्चर ले रहे होते हैं। पिक्चर के बगैर तो बिलिंग हो ही नहीं रही। अब जितने भी आप देखें मीटर रीडर आपको नजर आएंगे गलियों में, उनके हाथ में मोबाइल होगा, वो हर मीटर की तस्वीर लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद के लिए तो नहीं मोबाइल इस्तेमाल होंगे, वो होए उसमें कोई नहीं। आप अपना ये जो आपका काम है सरकारी उसको तो इस्तेमाल करें। आप देखें ना, ये ऐसी चीज़ है इसको आप पर्सनल यूज से रोक ही नहीं सकते ना। एक मोबाइल आपने किसी को दिया वो कैसे रोक सकते हैं? चले ये चीज़ सेकेंडरी है, असल बात मुद्दे पे आए कि आपने बिलिंग करनी है, आपने तस्वीरें उतारनी है। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो तस्वीरें बनती हैं ये भी टेम्पर्ड हो जाती हैं। अच्छा, ना डराया। हाँ, तो सर आपको बिल ज़्यादा कैसे आते हैं या कम कैसे आते हैं? सही साहब, अच्छा वो मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या पेश आया। उसके मीटर पे रीडिंग कुछ थी, बिल पे जो तस्वीर थी वो इतनी मुबहम और लाइनों वाली थी कि उसमें से रीडिंग नजर ही नहीं आ रही। नहीं जी, 15 करोड़ के मोबाइल लेंगे तो अच्छी तस्वीर नहीं 15 करोड़ के मोबाइल तो ये तो वो ज़ाया करने वाली बात है। ये 15 करोड़ पे भी मैं तो ये हाजी साहब तो इससे बेहतर ये है कि आप वो जो नई टेक्नोलॉजी के तहत सिम वाले आए हैं मीटर्स वो लगाएं ताकि आप AI जनरेटेड बिल जो है लोगों को दें, और जो कंप्लेंट होगी फिर कंप्यूटर से होगी, कंप्यूटर पे आप। लेकिन साई साहब ने तो अब इतना डरा दिया है उसमें भी हो जाती है तस्वीरें, क्यों नहीं होती? यहाँ सब कुछ, यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता? मुझे ये बताएं कैसे, मुझे हाई साहब बताएं ना। तस्वीर खींचनी है ना आपकी तो उसको टेम्पर। अच्छा, अभी भी तस्वीर खींची हो आपके बिल के ऊपर वो तस्वीर होती है लेकिन ओवर बिलिंग स्टिल हो रही है। मुझे ऑर्डर लग गया, मतलब वो सिम वाले की मैं बात करने वाला था, साई ने ऑर्डर आ दिया। नहीं, ओवर बिलिंग अभी भी हो रही है, सारिफीन अभी भी भुगत रहे हैं। तो क्या किस तरह से गारंटी है कि 15 करोड़ के मोबाइल लिए जाएंगे? क्योंकि हमारी जेब ये एक चीज़ देखें कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक्साइज में जब चीज़ें मैनुअल होती थी तो मुलाजमीन की बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ होती थी। अब चीज़ें चूँकि स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं, कंप्यूटर पे आती जा रही हैं। एक तो वो जो लीगल लड़ाइयाँ चलती थी कि मेरी गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र हो गई, वो तकरीबन 95% कम हो गई। उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स पे चले जाएं, वो भी आने वाले दिनों में, चंद ही दिनों में आपने खुद ही अपनी असेसमेंट करके सिस्टम में डालनी है और उसके बाद उन्होंने रीचेक ही करना है बस। तो आपकी वो जो चोरी है ना मैनुअल वाली, वो रुक जाती है। लेकिन आप कहें कि सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके बंदों की दिहाड़ियाँ मर जाती हैं, आपके मुलाजमीन परेशान हो जाते हैं। वो खुद ही इस सिस्टम को फेल करते हैं, वो खुद ही इस सिस्टम से लकूनाज निकालते हैं, वो खुद ही खामियां आपको बता के कहते हैं कि इन तरीक़ों से आप करें, आपको हम मैनेज कर लेंगे। अगर सिर्फ तनख्वाह पे सरकारी मुलाजम काम करे ना तो वो 2 घंटे भी नहीं करेगा। ऐसे ही है। ज़ाहिर है कोई लालच है, कोई ऐसी चीज़ है, इंसेंटिव्स हैं तो वो मेहनत करते हैं। जिन अदारों में ये इंसेंटिव्स नहीं मिलते, जिन अदारों में आपको पब्लिक डीलिंग कम नज़र आती है, वहाँ पर दफातर में जाके देख लीजिएगा, लोग उस तरह आपको नज़र काम करते हुए नहीं आएंगे। तो अगर ये सारा सिस्टम अपडेट हो जाए, सारा जिस तरह हाजी साहब कह रहे हैं कि AI बेस्ड हो जाए, सारा कंप्यूटराइज हो जाए, तो फिर मीटर रीडिंग लैंड लिए बंदा हफ्ते लेट ही पहुँचेगा। आमिर भाई, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सोलर लगवा लिए हैं, बिजली चोरी तो फिर भी नहीं रुक रही। नहीं, बिजली चोरी का सोलर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो हमारे जैसे लोग हैं, मैं हूँ, साई साहब हैं, हमने सोलर नहीं लगाया। लेस्को पे सारिफीन का बोझ तो कम आ गया ना, लेस्को पे सारिफीन का बोझ तो कम आ गया, उनको तो देख सकती है ना। अब लेस्को जो है, ये लेस्को, मेप्को, फेप्को, जिसका मर्जी नाम ले लें, उस पर बर्डन ये आया कि पहले वो जो कमाई उनकी 5 अरब थी लेट से, अब वो कमाई जो है 4.5 अरब रह गई। अब वो जो 50 करोड़ का वो जो खाता है वो किससे पूरा करेंगे? वो हमसे पूरा करते हैं। और वो ये आपको वो कम सारी ये नुकसान नहीं है, ये मुनाफे में कमी हुई है। ये मैं पहले भी कहता होता हूँ। वो करते क्या है, आपको 2-2, 4-4 यूनिट ऊपर ही नीचे डालते हैं। आप इसी चक्कर में रहे कि 9 था या 11 था या 8 था या 6 था, लेकिन आपके 4-4, 5-5 यूनिट इकट्ठे करके वो अरबों रुपए का खाता पूरा करते हैं। चले जी, खैर खुद ही ये रास्ते निकालते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। आप देखें, मैं जगह पे छोटा सा बिजनेस है, वहाँ पे जो बंदा बाहर खड़ा है ना, जो साइकिलें गाड़ियाँ लगवा रहा है, उसको 1000 रुपया भी देना, वो कहता है कोई मसला ही नहीं, क्योंकि वो बाहर से 1500-2000 रुपया कमा रहा है, वही ना, उसको कोई मसला नहीं। अगर हमारे 10-10 यूनिट भी ऊपर डले तो आप देखें ना, हर घर में मीटर है, बिल्कुल अरबों रुपए बनते हैं उसके। चलें जी, नई नई चीजें ला के खुद भी ये चोर रास्ते निकाल लेते हैं और पैसे अपनी जेब में वहां से डालते रहते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत मरीजों के टेस्टों के लिए ठेकेदार को रकम की अदायगी करेगी और म्यू के बाद मजीद अस्पतालों में लैब ठेके पर देने का फैसला किया गया है। कैसे देखते हैं इस इकदाम को?
मैं ये समझता हूँ कि गलत है, मतलब इस हवाले से गलत है कि अगर ये टेस्ट महंगे हो जाएं अगर ये टेस्ट में ऐसे लोग ठेकेदार इन्वॉल्व हो जाएं जो आपके टेस्ट की फीस, अभी तो सरकारी फीस बहुत ही कम है, तो आमिर भाई सरकार इंश्योर करेगी कि एकदम से ना अच्छा, लेकिन इन लैब्स का मसला ये है कि यहाँ पे ना सरकारी जो पैथोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठे हैं डॉक्टर, वो ना काम करते हैं ना उनका अमला काम करता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं हॉस्पिटल में मैंने रह के देखा है, हमें बाहर से लैब वाला बुलाना पड़ता था, प्राइवेट लैब वाला, कि आके भाई मेरे टेस्ट कर जा। फोन किया, उसने आके सैंपल्स लिए, उसने आके टेस्ट लिए। नहीं, एक चीज, ये मसला है, एक चीज है एक मसला है इसमें। मैं भी जिन दिनों में हाई साहब थे, मेरे वाला साहब वहाँ पे एडमिट थे, ये उन पे वर्कलोड भी बेशुमार है। आप लैब में बंदे बढ़ाएं, आप एक बंदा अगर 100 बंदों का सुबह से लेके या 150 बंदों का सैंपल लेके उस पर काम कर रहे हैं, तो वो भी तो इंसान ही है ना, उसने थक भी जाना है। लेकिन चूंकि सरकारी हॉस्पिटल और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। हम उनको कहते हैं कि काम चोर हैं, लेकिन एक बंदे ने अगर 150-200 बंदे के सैंपल्स लिए, उसको आगे प्रोसेस करवाया, आप देखें कि उसने भी अपने आप को जस्टिफाई किया है। लेकिन अगर आप वहाँ पे 10 बंदे हैं और 2000 मरीजों को चेक करते हैं, तो उनका भी तो ख्याल होना चाहिए। आप लैब में बंदे भी बढ़ाने चाहिए जो सैंपलिंग करते हैं, जो सारे सिस्टम को, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने सर से उतार रही है ना, गवर्नमेंट अपने सर से उतार रही है। नहीं, ठेके पे देने से जो साइज साहब, अच्छा, मैं रात को एक और मजे की बात बताऊं। मैंने अभी रात को, मैं आपको कह रहा था ना, डॉक्टर के पास में गया था, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया है, वो मुझे बता रहा था कि मैं PIC में गया, वहाँ पे एक बड़े ही ऑथेंटिक बंदे ने मुझे बताया कि आपके जो सबसे अच्छे टेस्ट हैं पूरे लाहौर में, वो PIC से होते हैं। तो उसने कहा मैं फ़लाँ लैब से करवा देता हूँ, फ़लाँ प्राइवेट लैब से करवा देता हूँ। उसने कहा आप रात को 10-11 बजे आइएगा, वो दर्जनों की तादाद में वही सैंपल जो अपनी लैब से लेते हैं और आपसे 5,000-10,000 रुपया लेते हैं, वो यहाँ आके दे के जाते हैं। और ये भी है कि वहाँ पर आपको कीमत भी कंपैरेटिवली कम मिलती है। नहीं, अच्छा, ये इसमें या तो कीमतें फिर वही रहे जो इस वक्त मौजूद है, ठेकेदार अपनी दिहाड़ी ना लगाए, तो और दूसरा साइंसा वाली बात कि वो उसको ये भी पाबंद करे कि वो स्टाफ बढ़ाए। अच्छा, हुआ क्या है, अब होता सरकारी हॉस्पिटल में सफाई का निज़ाम जो है ठेकेदारी सिस्टम पे है। सफाई है, सुनिए, यही तो आप कह रही सफाई है। ठेकेदार बजाय तनख्वाह देने के सफाई वालों से पैसे लेता है। वो क्यों? ये क्यों? ये इसलिए कि वो कहता है जी दूसरी दिहाड़ी लानी है, आपने वहां कह दिया मेरा बेड ला दे, उसके आप अलग फीस वॉशरूम लेके पेशेंट को, इसको जाके वॉशरूम लेके जाना है, उसकी अलग फीस है। आपने कहा सफाई करते हैं, उसकी अलग फीस है। बाकी आपने जो आप कहीं चादर गंदी हो गई है, इसको जरा साफ चादर ला दो, उसके वहां पर जो काम करने वाले हैं, इसी ठेकेदारी सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ कि सफाई के हमने ठेके पे दिया कि यह ज्यादा साफ होएगा, सरकारी मुलाजिम नहीं करते हैं। हुआ क्या कि वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ठेकेदार ने वो बंदे रखे जिनसे, जैसे सही साहब बता रहे थे कि कार पार्क वाला रेस्टोरेंट वाले के बाहर जो बंदे गार्ड रखते हैं, कहते तू अपना कमाना अपना खाना, गड्डियां हिफाजत करी जा, वो इसमें खुश है। इसी तरह मैंने म्यू हॉस्पिटल में देखा कि वहाँ ठेकेदार जो था वो सफाई वालों से पैसे, वो कहते जी उल्टे हम पैसे देते हैं उसको हर माह, वो हमें तनख्वाह नहीं देता। मुझे ना ब्रेक की तरफ जाना है, एक तरफ ठेके पे जा रहे हैं, ये टेस्टों वाला मामला, हड़ताल जारी है। साहिब साहब एक कमेंट कुछ अगर ऐड करना चाहें। ये स्टिल हड़ताल है। ये तो जब भी आप, मेरा ख्याल है पिछले काफ़ी अरसे से हम बात कर रहे हैं, अफसोस की बात है। और इससे ज़्यादा इन्होंने क्या करना है, अब OPD इंडोर सारा कुछ तो बंद करके बैठे हुए हैं। वही बात है, हज़ारों की तादाद में डेली लोग आ रहे हैं जिनके सारा कुछ मिस हो रहा है, बड़ी परेशानी है, और बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानियाँ सारी गरीबों के लिए, यहाँ पे कानून गरीबों के लिए, परेशानियाँ गरीबों के लिए, डंडे मार, अमवात, बीमारी, हर चीज़ गरीब के लिए। अमीर आदमी तो पहले भी नहीं वहाँ पे जाता था। हाँ जी, प्राइवेट अस्पताल। अमीर आदमी अगर जाता था तो प्रोफेसर साहब लाइन अप होते थे तो वो जाता था, वो उसके लिए अभी भी ये सहूलत मौजूद है। ये तो गरीब है जो धक्के खाता है, और आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए। मैं कहती हूँ अफसोस का अमल ये है कि अस्पताल इंतजामिया पुलिस की मदद से OPD चला रही है। खुदा का खौफ करें। आपके रेस्टोरेंट जो इंटरनेशनल चेन्स हैं वो पुलिस की मदद से चल रही हैं, आपके हॉस्पिटल, आपका हर काम तो पुलिस की मदद से चल रहा है। फिर तो CTO साड़ा याद आ जाएगा। मैं कहने लगा पुलिस का नाम ना लो, CTO की मदद से चल। नहीं जी, ये अगर आप कहते तो ज्यादा बेहतर था। CM साहिबा को प्लीज इस पे नोटिस लेना चाहिए। बहुत लंबा अरसा हो गया, मरीज बेचारे बहुत परेशान हैं, दिल के मरीज, बच्चे छोटे बिलबिलाते आ रहे हैं अस्पताल में, पता चल रही है एहतजाज हो रहा है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। खबर हमारे पास है जी, डीसी की क़यादत में इंसदादे तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन, और हम ये रोजाना के बुनियाद पर डिस्कस कर रहे हैं। सो मेरा तो अभी किसी मार्केट जाना नहीं हुआ, शॉपिंग का इरादा नहीं था। क्या हालात है बाहर के? अच्छे हालात हैं। अगर ग्रैंड ऑपरेशन की बात की जाए तो नज़र भी आ रहा है, और कुछ जगहों पर नहीं है, वहाँ पे होना चाहिए। निशानदेही कर दे, पीको रोड पे होना चाहिए। हाँ, ताकि वहाँ ये पीको रोड ये वाला नहीं, ये ये टाउनशिप वाला पीको रोड नहीं। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि जो मुल्तान रोड पे पीको रोड है, अच्छा, एक पीको फैक्ट्री हुआ करती थी किसी जमाने में, मुल्तान साइकिल उसके साथ पूरी की पूरी हाँ जी, इस तरह की वो पूरी की पूरी जो है ना लेन, वो तजावजात की ज़्यादा पूरी की पूरी रोड पे ही कब्जा हो गया। हाँ जी साहब, वहाँ से जैसे शुरू करेंगे वैसे जैसे शुरू करेंगे ना वहाँ से, तो शुरू में एक पान वाले ने अपनी दुकान बनाई, यार तुम सब्जादार जो कार बेच के उसके आगे तुम सब्जादार कार बेच के इधर ले लो यार। ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? मैं बेच दिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ पता नहीं मेरे नाल लगना नहीं, नहीं आप कितने ਤੁਸੀਂ कितने रह रहे हो? ਤੁਸੀਂ अपने नाल ला लो। साई को इतना नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। नहीं ये वो नहीं मेरे मरगजार रहते हैं। मरगजार कॉलोनी उधर ही है ना, सब्जादार वाली साइड। अच्छा, मैंने पीको रोड की ਮੈਨੂੰ बात ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹन्नम ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ मरगजार ਤੇ सब्जादार है। साइड साहब, एक बात तो है, आप अपने गिरदो नवा के जो मसाइल रोजाना जो आपने देखने, आप जिक्र तो नहीं ये करते। देखे मैं तो रोज घर से निकलता हूँ, आगे प्रेस क्लब मजारा हो रहा सिर्फ आमिर भाई मैं तो रास्ता बंद होता हजारों लोग रहते हैं। अब क्या करें फिर, वो मसले ये पक्के मसले हैं। ये आप कौन सा अब ये पोश इलाकों में रहते हैं ना, हमारा क्या कसूर हमने है? पक्के बना दिए। केड़ा डेवस रोड पोश इलाका? ये लाहौर का पोश इलाका है। नूरजहां की कोठी यहाँ पे थी, असलम परवेज की कोठी यहाँ पे थी। ये लाहौर के पोश तरीन इलाकों में से जो पहला पोश इलाका अगर कहेंगे, जो एचएसएन कॉलेज के साथ था, वो डेवस रोड था। वहां जनाब रहते हैं, बातें हमें करते हैं गरीबों को, क्योंकि हम रहते हैं ऐसे इलाकों में। सही कह रहे हैं कि हमारे एक तरफ आप समझे कि पीको रोड है, वो तजावजात की जद में है, दूसरी तरफ वाला जो रोड है वो इनकम्प्लीट है और काफी अरसे से है, वो पुली बनी नहीं बन रहा, नहीं बनी। ये तो मैं कह रहा हूँ, रो रहा हूँ भाई। अब जहाँ का जिक्र किया ना, हरबंसपुरा इंतहाई तजावुजात है। मैं कहती हूँ आप गुजर नहीं सकते, अगर आप मेन रोड पे चले जाए ना। चले मैं एक बात बताता हूँ, इसमें ये नहीं है कि किसी जगह पे ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन हम भी ऐसे ढीठ हैं कि हम जैसे ही जाते हैं, बड़ा रोल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गड़ी शो बाजार में अक्सर ट्रक आते हैं, बिल्कुल ऐसे साफ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस जाते हैं रेडियां वाले वापस आ जाते हैं। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच जी। वक्त कम है हमारे पास, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, हम वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते रहें, अवेयर करते रहें कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कुछ चीज़ें अगर आप सीख लें तो आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इस दौर में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लें, चाहे आप तालीम हासिल ना करें। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है। डिफरेंट कोर्सेज आईटी के हवाले से कह लें, और इसके अलावा आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनका हम वक्तन फ़वक्तन जिक्र करते रहते हैं। अगर आप सीख लें तो आप बहुत सारी चीज़ें बासानी कर सकते हैं। इन मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लैपटॉप्स सभी के पास मौजूद है, लेकिन हम उसका मौसर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो हम आपको गाइड करते रहते हैं। चलें जी, हमारी आज की मेहमान जिनकी जानिब से ये काविश की जा रही है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए, और साथ ही साथ जदीद रुझानात जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सिखाए जाएं, उनके बारे में मैं थोड़ा बताती चलूँ जी। टेक वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, और इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकर हैं, कामयाब कोच हैं, मुसन्निफा भी हैं, गोल्ड मेडल भी ये हासिल कर चुकी हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये अपना इंस्टीट्यूशन चला रही हैं जो कि दानकाश के नाम से है। अब ये इंस्टीट्यूशन जो है किस तरह सर्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं जी, फाउंडर हैं दानकाश की, वेलकम कहेंगे दानिया खान को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच दानिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगी आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, क्योंकि आज वक्त की अहम ज़रूरत ये बनती चली जा रही है। क्या प्लान था जब दानकाश का आगाज़ किया? बेसिकली आइडिया क्या था? बेसिकली ये आइडिया था कि जब हमने स्टार्ट लिया, मी एंड माय हस्बैंड, तो हम एक बहुत रफ पैच से गुजरे, एंड उस वक्त हमें मदद करने वाला या बताने वाला कोई था नहीं, और हमने जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ड किया इंटरनेट के थ्रू बिल्ड किया। तो देन वी थॉट कि अगर हम कोई जद्दी पुश्ती विरासत के बगैर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के बगैर इंटरनेट से इतना पैसा कमा सकते हैं,
तो व्हाई नॉट हम उन तमाम लोगों को भी सिखाएं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है। तो जब हमने आगाज़ किया उस वक्त पाकिस्तान में कोई ये काम नहीं बता रहा था, नहीं कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला चलता गया, बहुत से बच्चों ने बहुत सीखा, बल्कि अब वो खुद आगे सिखा रहे हैं। सही। सो ये था जी बेसिकली कि स्टार्ट क्यों लिया गया, प्लान क्या था, और फिर आजकल नौजवान परेशान गए ना कि पैसे ही नहीं है जेब में, कैसे काम करें। तो ये एक बड़ी मिसाल आपने कायम करके दिखाई कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप काम कर सकते हैं। कारोबार करना इंटरनेट पे क्या आसान है? बहुत आसान है। आज के दौर में मैं समझती हूँ कि ये दिस इज़ द ईजीएस्ट टाइम इन हिस्ट्री टू मेक मनी। आज के दौर में सबसे आसान है पैसा बनाना। अब तो इंटरनेट के ऊपर इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो फ्री हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें ऐसा सिर्फ एक चीज़ जो आपको नहीं करनी, कोई आपसे पहले पैसे मांगे तो वो ठीक नहीं है। आपको पहले अर्न करना है। तो वो चीज, अगर कोई ऐसे स्कैम्स भी होते हैं कि जहां लोग कहते हैं पहले इतने पैसे जमा करवाओ फिर आपका अकाउंट ओपन होगा, तो वो उस चीज के मैं हक में नहीं हूं। जब तक आपको उसका पता नहीं है आप पैसे सबमिट ना कराओ। लेकिन उसके अलावा बेतहाशा तरीके हैं, बेतहाशा कौन सी बुनियादी स्किल्स हैं जो आप ऑनलाइन काम करने के लिए सीख लें तो आपके लिए काफी हैं? क्या स्टार्ट कहाँ से लेते हैं आप? सबसे जो जरूरी और अहम स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि बिजनेस ने तो इंटरनेट पे होना ही होना है। अब उसको मार्केट तो करना ही करना है। हर बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत है। इस वक्त मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम को ज़रूरत है मार्केटर्स की। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फिर इसके साथ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स एंड वर्डप्रेस अगर आपको थोड़ा बहुत आता है वो भी फाइन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इजी है, आप उससे स्टार्ट ले सकते हो। और जो टॉप मोस्ट है मैं कहूँगी प्रॉब्लम सॉल्विंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आपने नहीं छोड़ना। इसके ऊपर जितना आप अपनी ग्रिप बना लेंगे उतना आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अब एआई की तो हर जगह धूम है। पेशावराना तौर पर ये आपको किस तरह से हेल्प करती है? अगर आप इसको अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। एक तो ये आपके मसाइल कट डाउन कर देती है, फिर ना कि जस्ट एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उनके आपको हल देती है, बल्कि एक ऐसे नए एवेन्यूज भी खोल देती है जो जिनका आपने सोचा ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने बिजनेस के अंदर बताऊं तो अभी मैं एक गेम चेंजर प्लान ये लेकर आ रही हूँ। इससे पहले आप अक्सर जानते हैं कि जब बच्चे स्टार्ट लेने लगते हैं तो हमारे पास लाखों बच्चों का डाटा है जो एक ही सवाल पूछते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से लें, हम शुरू कहाँ से करें, मेरे लिए कौन सा स्किल ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन के या माशरे के प्रेशर में आके गलत स्किल चूज कर लेते हैं, सारी जिंदगी वो उदास रहते हैं या उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो हम एक एआई बॉट का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ काफ़ी अरसे से, जो एक बंदे की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी ताकत कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये तमाम चीज़ें असेस करके फिर उसको बताएगा कि अगर तुम ये स्किल सीख लो तो अगले 5 साल में तुम इतना पैसा, इतने डॉलर, इतने हज़ारों या इतने लाखों कमा सकते हो। तो वो जो एक कैरियर काउंसलिंग के अंदर उसका एक बड़ा अहम रोल है, ये जो मैंने पहले सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ भी हो सकती है एआई के थ्रू। मेरे बहुत जानने वाले हैं जो इवन प्रोडक्शन वाली साइड पे भी लोग काम करते हैं, वो भी बताते हैं कि अब आप तो जानती होंगी कि एक फाइल को रेंडर करने के लिए हमें घंटा वेट करना पड़ता था एक चेंज के लिए। तो अब वो हमें रेंडरिंग का टाइम सारा कट डाउन हो गया है, अब चेंजेस का कोई टाइम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में इस वक्त, हम जहाँ नज़र दौड़ाएं एआई काम कर रही है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गलती हम कर रहे हैं ना, हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, वो समझते हैं मैंने एआई के साथ कंपटीशन करना है। तो एआई के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट करने आई है। जैसे कैलकुलेटर से पहले मैथमेटिशियन का काम मुश्किल था, कैलकुलेटर आया तो उनका काम आसान हो गया। बिल्कुल ऐसे। सो ये हर फील्ड में, क्या स्टूडेंट्स के लिए भी और फिर कारोबारी हजरात के लिए भी, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, हर किसी के लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल, हर बंदे के लिए हेल्पफुल है। सिर्फ आपको उससे काम लेना आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट आप उसको अगर ठीक देंगे तो वो आपको वो कोड भी लिख देती है, वो वेबसाइट भी, वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस टूल से क्या काम लेना है। सही। सो ये चीजें सिखाई जाती हैं ना स्टूडेंट्स को, इसके लिए तैयार किया जाता है। तो लाजमी आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बता दें, अब जिन लोगों ने रिवायती डिग्रियां हासिल कर ली हैं
अब वो इस जिद्दत की तरफ आना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर कोर्सेज होते हैं जो करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, एआई से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से जितने भी इंटरनेट पे मौजूद इस वक्त तरीके हैं अर्निंग के, उन तमाम से रेलेवेंट कोर्सेज ट्रेनिंग हम खुद भी करवाते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं, वो आपके पास ऑप्शंस हैं? हाँ, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम बिगिनर्स पैकेजेस होते हैं, बिजनेसेस के लिए एडवांस्ड होते हैं, लेकिन हर कोई कर सकता है और मैं कहती हूँ करना चाहिए, बिकॉज एक स्किल आपकी या एक चीज आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आप उसको क्यों छोड़ें। सही। सो आपके पास ऐसी कामयाब स्टोरीज भी होंगी जिन्होंने आपसे सीखा और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़रूर जिक्र करें कि कितने टाइम में उन्होंने सीख लिया, और इसको सीखने के बाद जब आप आते हैं इस डिजिटल मार्केट में तो फीडबैक कैसे आता है, मैक्सिमम कितने पैसे आप कमा लेते हैं? अच्छा, मैक्सिमम की तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर ना एक चीज वो हमने हमेशा पढ़ा है कैपिटलिज्म के अंदर के फिनिट रिसोर्सेज हैं, बट इनफिनिट है। इंटरनेट के ऊपर तो आप करोड़ों क्या अरबों भी कमाना चाहें आप कमा सकते हैं, तो उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अभी मैट्रिक की छुट्टियां हो रही हैं, तो मैं आपको एक मिसाल मैट्रिक के बच्चे की देती हूँ। मैट्रिक किया था उस बच्चे ने, कुसैन उसका नाम था, और हमारे पास वो आया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी उसने। 3 महीने में उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और 3 महीने बाद उसको यूएस की कंपनी से भी ऑफर आई, उसको पाकिस्तान में रहते, और इस वक्त वो पाकिस्तान का यंगेस्ट डिजिटल मार्केटर के अवार्ड्स ले चुका है। वो दुबई शोज में जा रहा है और वो डिफरेंट जगह पे एज अ गेस्ट इनवाइट होता है। उसने अपना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना लिया है। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के अंदर मतलब इतना लाइफ चेंजिंग था कि अभी वो 100 और हजारों बच्चों को साथ लेके चल रहा है। दैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत ज़बरदस्त है। यानी आप ये देखें कि इसमें अभी मैट्रिक किया है तो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना भी ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ सीखना है तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बेतहाशा हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की तो बात करें, जहाँ से आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है? ठीक है, प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, गूगल एड्स, यूट्यूब, ये बहुत ज्यादा हम रूटीन में यूज करते हैं। ऐसे ही है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि आप लोग जो टाइम इस प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं, अगर वही टाइम आप प्रोडक्टिवली लगाएं तो आप उससे पैसे भी बनेंगे आपके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की रील्स देख ली या मतलब ऐसी नेगेटिव कंटेंट देख लिया, तो उससे हमें कोई हासिल नहीं हो रहा। तो लेकिन इस वक्त बहुत सारी ग्लोबल मार्केट के अंदर भी मैंने इवन पेनिट्रेट किया है, सऊदी में, कतर में अपनी कंपनीज बना रही हूँ, तो वहां पे भी मैं देख रही हूँ कि लोग इंटरनेट के ऊपर क्रेजीली बाय कर रहे हैं। और इस वक्त जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर तो लोगों के पास एक्सेस ऑफ मनी और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग है, वो तो चाह रहे हैं कि हमें कोई मिले जो हमारा टेंशन, हमारा पेन, हमारा काम कर सके, और हम मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। क्या इन महारतों के लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साइट पे ये काम आसानी से कर सकते हैं? कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं आप तब भी कर सकते हैं, अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं आप तब भी कुछ कर सकते हैं। तमाम लोगों के लिए ऑप्शन होती है? बिल्कुल, तमाम लोगों के लिए ऑप्शन होती है। इवन हाउसवाइफ्स को मैं समझती हूँ कि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप घर बैठे चादर और चार दीवारी के अंदर रहते हुए आप अपनी अर्निंग कर सकती हो, और इतना ज़्यादा टाइम कोई रिक्वायर नहीं है। आप डेली 2-3 घंटे भी, अगर 2-2 घंटे की क्लास होती है, 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस करो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये तो वो है कि आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाए, बट हर बंदा इसको कर सकता है। मेरे पास हर किस्म के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स भी, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल्स, इवन बुजुर्ग खवातीन भी ऐसी आई हैं जिन्होंने बाद में अपनी बुटीक्स बना ली, अपने बिजनेसेस को इंश्योर कर लिया। अगर एक बंदा कारोबार भी कर रहा है तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि मैंने अगर डिजिटल मार्केटर हायर करना है वो करेगा क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये आपके लिए ना चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं, कारोबारी हजरात के लिए भी और जो लोग अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी में हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ जिद्दत आ रही है, तो जो लोग पीछे रह जाएंगे चाहे वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, नुकसान में रहेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे। ना सिर्फ नुकसान, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, कोई उनको पूछेगा नहीं, जानेगा नहीं। क्योंकि अकेली तालीम, मैं तालीम के खिलाफ नहीं, तालीम जरूर हासिल करें, लेकिन वक्त के मुताबिक तालीम हासिल करनी चाहिए। तो आप इसको एजुकेशन से अलहदा ना समझें। जो लोग ये देख रहे हैं मुझे, वो यही समझें कि AI या डिजिटल मार्केटिंग ये उनकी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया के अंदर, अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें, जो वो ग्रेड 1
1 2 से वो ये चीजें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक। ये तो हमारे तालीमी निज़ाम में थोड़ा सा फरसूदा है कि हम वो पुरानी चीजें अभी तक पढ़ा रहे हैं, बट बच्चों को जरूर चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए खासकर कि वो अपने बच्चों को, वैसे तो टैब देते ही हैं, यूट्यूब लगा के देते ही हैं, तो वाई नॉट उनको कोई प्रोडक्टिव ऐप दे दें ताकि वो अभी से टेक्नोलॉजी के साथ सीखना शुरू करें। और अकेले अगर आप ट्रेडिशनल तालीम लेके बैठे हुए हैं तो फिर आपको कोई कंपनी भी उतना अच्छा पे नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये कोर्सेज किस टाइप के होते हैं, कितने अरसे में आप सीख लेते हैं, कितने अरसे में आप, मतलब कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं अच्छा 6 महीने वाला नहीं हम कर सकते, हम बहुत जल्दी सीखना चाह रहे हैं, टाइम देना मुश्किल हो जाता है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग और इसी तरह से जितने दीगर कोर्सेज हैं, वीडियोग्राफी अगर हम बात कर लें तो डिपेंड करते हैं आपकी अपनी लर्निंग पे, कुछ लोग 1-1.5 महीने में भी सीख जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। एक जो बेसिक कोर्स होता है 2 मंथ का भी होता है, 3 मंथ का भी होता है, और जो एडवांस्ड होता है वो 6 मंथ का होता है। ठीक है। और बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि वो 2 महीने के कोर्स में ही इस काबिल हो जाते हैं, और बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं दूसरी तीसरी क्लास में ही उनको क्लाइंट मिल जाता है। अच्छा। तो वो आप साथ साथ सीखते भी रहते हैं और साथ साथ क्लाइंट का काम भी करते रहते हैं। इस काम में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको कोई 3-4 साल वेट नहीं करना कि डिग्री मिलेगी या जॉब होगी, उसके बाद जॉब होगी। यहाँ पे ये है कि अगर आपने अभी पैसा क्लाइंट का है, सीख आप रहे हो, तो वो आप जैसे जैसे सीखते जाओगे, पैसे तो क्लाइंट ने आप पे इन्वेस्ट करते ही जाने हैं, तो आप नए टूल सीखोगे, नई चीजें सीखोगे, और पैसा कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा विन विन सिचुएशन बन जाता है। सही। सो वो लोग जो कि मुस्तकबिल में कामयाबी चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज ये होगा कि अपना वक्त ज़ाया मत करें, एआई के साथ दोस्ती करें। बेशक आप उससे डेली की बातें करना शुरू करें, रोज़मर्रा की बातों से बेशक शुरुआत ले लें, लेकिन आप एआई टूल्स के साथ दोस्ती करें, और रोज़ रात को सोने से पहले आप कुछ नया ज़रूर अपनी फील्ड में सीख के सोएं। ये जो आप रील्स देखते हैं, आप देखें, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप कोई अच्छा ब्लॉग पढ़ लें, कोई अच्छा ऐसा चैनल देखें जो आपको नई इन्फॉर्मेशन, जैसे एक अंग्रेज है, नाम ले सकते हैं, ऑस्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग उनका नाम है, वो एआई के टूल्स, बड़े आसान टूल्स के, वीडियोग्राफी 2 सेकंड में कैसे हो जाएगी, 30 सेकंड में आपकी रील कैसे बन जाएगी, तो वो डेली इस तरह की कोई ना कोई पोस्ट करता रहता है, और मैं खुद भी उसको फॉलो करती हूँ। तो आप इस तरह के 2-4 अच्छे लोगों को फॉलो करें, उनसे एक चीज भी आप दिन में एक लफ्ज या एक टूल भी सीख लेना, तो आपके लिए मोर देन इनफ। चलें जी, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसकी लिमिट कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ये चीजें सीखनी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है, बल्कि मेरे ख्याल से जितनी फास्ट चल रही है उतनी तेज चलेंगे तो फिर आप आगे भी बढ़ सकेंगे, कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी आपको। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम अपने जिन मेहमान से आपका तारुफ कराने लगे हैं, नो डाउट हम मुख्तलिफ फील्ड्स में देखते हैं लोग बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद, पाकिस्तान का नाम, और फिर जब गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम आता है, नो डाउट पाकिस्तान का नाम आता है, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए जो है एक फख्र की बात होती है। पाकिस्तान के तलहा वहीद ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा टेनिस सर्व्स का रिकॉर्ड तोड़कर आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम बनाया। तलहा वहीद ने यह कारनामा गुज़श्ता साल नवंबर में अंजाम दिया था। 60 सेकंड में 59 कामयाब सर्व्स बनाकर आलमी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। तो तलहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये कामयाबी आपकी नहीं, पूरे पाकिस्तान की है, हम सब की, और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको उम्मीद थी? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आज दावत दी, मदू किया। जी इस तरह से है कि मेरी तो पूरी फैमिली टेनिस में है, मैं और मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह वो भी नेशनल चैंपियन है, और मैं भी अपनी एज कैटेगरी में नेशनल चैंपियन हूँ। तो मैं टेनिस में तो हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी सिलसिले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मैं एक दिन देख रहा था कि मैक्सिमम सर्व इन अ मिनट, ये रिकॉर्ड था जॉन पेरी साहब का, ये अमेरिकन है, तो उन्होंने 42 सर्व की थी इन अ मिनट। तो हमने फिर सोचा कि हम इसके लिए जाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे। फिर हमने उसके लिए अटैम्प्ट, उसके पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई की कंफर्मेशन होती है। फिर उसके बाद फिर मेरे कोच थे महबूब साहब, और मेरे भतीजे ने इसमें मोहित मकबूल ने बड़ी हेल्प की, क्योंकि इसमें एक बड़ी लंबी कॉरेस्पॉन्डेंस फिर इन्वॉल्व हो जाती है। वो पूरी गाइडलाइन भिजवाते हैं कि किस तरह से जूरी के सामने किस तरह से आपने करना है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 42 को हमने 59 पर जाकर क्लोज किया, और एक अच्छा नंबर हुआ। सही। सो कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ी, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कितनी इसके लिए दरकार होती है? जी क्योंकि ये थोड़ा सा ना हटकर है रूटीन टेनिस से ना। रूटीन में तो आपने एक सर्व करते हैं या 4-5 सर्व होते हैं एक गेम के अंदर, इस तरह से। इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्व, अगर आपने 59 सर्व करनी है तो उसके लिए आपको 1000 सर्व की प्रैक्टिस चाहिए। तो 3 महीने हमने फिर काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया था,
और किस एंगल से करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑफ एंगल हो गए, क्योंकि इसमें रिपीटेडली सर्व आपने करनी है तो इंजरीज आ सकती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो सेटिंग करके हमने किया, और फिर जब हम करने लगे थोड़ी सी मुझे दर्द वैसे हो भी गई थी थोड़ी सी, लेकिन यह कि हमने उसे किया और अल्लाह ने बड़ा करम किया। टाइमिंग क्या होती है इसकी? जी 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर, अगर 60 सेकंड से आपके 10 मिली सेकंड ऊपर चले गए, अच्छा। फॉर इंस्टेंस अगर आप मोबाइल में कोई चीज़ बना रहे हैं तो 60 सेकंड के मतलब है कि 61 सेकंड तक वो 60 ही मानता है। लेकिन इसके अंदर जब आप स्टॉप वॉच में करते हैं तो अगर 10 मिली सेकंड ऊपर चलेगा तो आपको सारे का सारा वो वाइड हो जाएगा। ओहो, तो ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है जो देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा होता है। कितना फोकस्ड होना पड़ता है। ऑब्वियसली आप इधर उधर जरा सा भी ध्यान गया तो टाइम गया। जी जी। तो कितना फोकस्ड होना पड़ता है। उससे पहले ऑब्वियसली जब आप तैयारी करते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से, एक्सरसाइज और ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखना पड़ता होगा। जी देखें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं बल्कि सोचता था कि किन लोगों का ये नाम आता है ना, ये गिनीज वाले ऐसे ख्वाम ख्वाह तो आपका नाम आ सकता नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है। तो उसके लिए डेफिनेटली जब हमने करना था, फिर स्पेशल उसके लिए एक्सरसाइजेज की, उसके लिए प्रैक्टिस की, और हमने बहुत सारी सर्व करनी पड़ती हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि एंगल करके तो काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत होती है, फिर जा करके ये अटैम्प्ट होती है। फिर अटैम्प्ट वाले दिन आपने कैसा परफॉर्म करना है, ये भी बड़ा काम है कि फॉर इंस्टेंस आप प्रैक्टिस में तो करते रहे, मगर जब ज्यूरी आई, सारे लोग आए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, अटैम्प्ट हुई, तो उस पर आप शायद उस अच्छा, अपनी जगह का, अपनी टेनिस का, अपनी वो बड़ा एक वो आपको कॉन्फिडेंट होता है ना। तो जब आप जाते हैं ऑब्वियसली किसी मुकाबले के लिए, तो फिर उन चीज़ों से फेमिलियर तो होते नहीं, तो जगह भी डिफरेंट होती है, इस चीज़ का प्रेशर होता है। जी स्पोर्ट्समैन को तो ये देखना पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आपके सारी तो आपकी होम ग्राउंड में गेम्स नहीं होती, तो वो थोड़ा हम चूँकि अभी इतने सीनियर भी लेवल पर आ गए थे, उसका हमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। मगर चूँकि अल्लाह ने करवाना था काम, तो इस और फिर स्पेशली एट द एज ऑफ 47 अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा मेरा समझता हूँ कि अल्लाह ने बहुत ही करम किया। 47 की एज में शायद उतनी फिर आपके अंदर चुस्ती है वो नहीं रहती है एज ए रूटीन अगर आप देखें, मगर अल्लाह ने बड़ा करम किया जी कि ये हो गया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं? माशाल्लाह बच्चों को तो आप तैयार कर ही रहे हैं, सो अब आगे की प्लानिंग क्या है? जी फ्यूचर में ये है कि मेरा जो बेटा अबू बकर आपके बल्कि प्रोग्राम में भी 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो उसने भी अच्छा कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि उसको हम ओलंपिक मेडल के लिए तैयार कर रहे हैं, प्लस ग्रैंड स्लैम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उस तरह से ये कि ये बेसिकली तो मेरा फोकस वो है, और उसके साथ अगर मुझे मजीद कोई अटैम्प्ट करने का मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह कुछ मजीद रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपके बच्चों की तरह हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है, तो हम ये शिकायत करते नौजवानों को सुनते हैं प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आपका तो एक तरह से पूरा घराना है ना, आपने सिखाया, बच्चों में भी आगे वो टैलेंट गया। अब जिन बच्चों में ये टैलेंट है उनको निखारने के लिए प्रैक्टिस कितनी दरकार होती है? जी एक ये देखें, मैं इसमें ना अपने ऑफिस का हमेशा जिक्र करता हूँ। मैं गैस एंड ऑयल पाकिस्तान गो बड़े फेमस पेट्रोलियम में द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मार्केटिंग ऑयल कंपनी इन पाकिस्तान है, तो मैं अपने बॉसेस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस रेफरेंस से, जिसमें कि मैडम साइमा खटक साहब हैं, जहीर बेग साहब और स्पेशली मेरे CEO खालिद रियाज साहब। देखें, हम अगर लेट से मैं अपने बच्चे को भी तैयार करता हूँ या मैंने भी ये कारनामा मुझसे हुआ, अल्लाह ताला ने करवाया, तो इसके पीछे ऑफिस का बड़ा किरदार होता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट एक मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर वो एक प्रेशर नहीं होता, वो लिफ्ट हो जाता है, जिस पर फिर क्या आप फोकस करते हैं। तो उनका बड़ा मेरे इस पूरे करियर में बड़ा किरदार है, और इस जॉब की वजह से एक अच्छे रोजगार की वजह से मैं समझता हूँ मैं अपने बेटे पर बड़ा फोकस करता हूँ। अभी PSL में भी उसका माशाल्लाह से नाम आया था, तो ही इज डूइंग वंडरफुल, और हम मजीद उस पर काम कर रहे हैं, और अल्लाह करेगा कि हम पाकिस्तान को एक अच्छा ग्रैंड स्लैम प्लेयर देंगे। सही। सो वो लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं है और सीखना चाहते हैं, तो जो लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं उनके लिए कोई सजेशन होगी, क्या करना है उनको? जी अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे आपने देखा होगा कि क्लब्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, या हमारे बाग जना में बड़ा अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का है, हमारे नश्तर में बहुत अच्छा है, तो जो भी स्टार्ट करना चाहता है एज ऑफ टुडे उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारे पास कोर्स नहीं है। और आपके प्रोग्राम में तवज्जो से मेरा नंबर ले लें, किसी को कोई प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में जी, आपके पास ये फ्री ऑप्शन मौजूद होती है, आप सीखना चाहें अब तो आपको सोशल मीडिया पर इतनी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब मुझे ये बता दीजिएगा, आगे भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्लान है? जी मैं अभी दोबारा से इसको कुछ दिन के बाद चेक करूंगा, और अगर अभी थोड़ा सा मैंने इसमें पॉज लिया हुआ है, लेकिन मेरा उम्मीद है मैं खुद भी बनाऊंगा, और प्लस पाकिस्तानियों के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर कोई ऐसा, मैंने जो बनाया इसमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा थे, मगर अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसमें इंजरी फ्री हुई तो हम यंगस्टर से भी अप्लाई करवाएंगे इंशाल्लाह, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कम साल में एक रिकॉर्ड जरूर बने। चलें जी, गुड लक, इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कामयाबियां आपने अगर समेटी हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम आपको भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। हमारे लिए आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जी। आप अपनी सजेशन, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। जिनकी बर्थडे आज, उनसे माजरत है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कल वाले शो में हम ज़रूर शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।